फिल्म की शुरुआत एक लिफ्ट के साथ होती है जिसमें काफ़ी सारा सामान पड़ा होता है। उसी सामान के बीच थॉमस नाम का एक आदमी जागता है। वह उस लिफ्ट के साथ बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा और ये लिफ्ट कहाँ पे जा रही है। लिफ्ट जैसे ही ऊपर पहुँचते हैं तभी कोई बाहर से लिफ्ट का दरवाज़ा खोलता है और थॉमस देखता है कि बाहर उसके जैसे ही कई सारे लड़के खड़े हैं जो उसे घूर रहे होते हैं। तभी गैली नाम का एक लड़का लिफ्ट के अंदर आता है। थॉमस को देखकर वो उसे ग्रीनी कहकर बुलाता है। थॉमस लिफ्ट से बाहर निकलने से पहले ही पैनिक हो जाता है और तेज़ी से भागने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि भागने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पर है वो एक ग्लेड है, यानी एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी हुई हो, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद गैली उसे पकड़कर एक केज में बंद कर देता है और फिर उसका लीडर एल्बी उससे सवाल पूछने आता है। घबराया हुआ थॉमस उसे समझाता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, जिस पर एल्बी कहता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ किसी को भी अपनी पुरानी मेमोरीज याद नहीं रहती, बस नाम अक्सर 2 या 3 दिन में याद आ जाता है। अब तक थॉमस को भी अपना नाम याद नहीं है, पर आगे चलकर उसे याद आ जाएगा। फिर थॉमस एल्बी से वादा करता है कि वो दोबारा भागने की कोशिश नहीं करेगा। एल्बी उसे बाहर निकालकर पूरे इलाके का एक टूर करवाता है। वो बताता है कि ये सभी लड़कों का ग्रुप इसी छोटी सी ग्लेड में रहता है और सर्वाइवल के लिए जो भी काम चाहिए, जैसे हंटिंग, खाना उगाना, शेल्टर्स बनाना, वो सब खुद ही करते हैं। बाकी जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो नीचे से इसी एलिवेटर से आती है, जिसे ये लोग द बॉक्स कहते हैं। बॉक्स में हर महीने नए सामान के साथ एक नया लड़का भी आता है जिसकी मेमोरी 0 होती है और उसे ग्रीनी कहा जाता है। किसी को नहीं पता कि उन्हें कौन बेचता है, सामान कौन देता है और वो सब यहाँ पर क्यों है। टूर के दौरान थॉमस दीवार पर बने एक क्रीपी से दरवाजे को नोटिस करता है। तब एल्बी उसे 3 रूल्स बताता है। सबसे पहले, एक दूसरे को हर्ट मत करना। दूसरा, सभी को अपने हिस्से का काम करना होगा। और तीसरा, उस दरवाजे के अंदर कभी मत जाना, वरना तुम जिंदा नहीं लौट पाओगे। बाद में एल्बी थॉमस को चक से मिलवाता है और वहाँ से चला जाता है। चक उसे बाकी की बातें बताने लगता है, पर थॉमस अभी भी उस दरवाजे को घूरता रहता है। तभी बैन और मिन्नो अचानक से उसी दरवाजे से बाहर आते हैं और थॉमस हैरान होकर कहता है कि उन्हें तो दरवाजे के अंदर जाने की इजाज़त है। चक समझाता है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लड़के ही दरवाजे के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वो रनर्स होते हैं, यानी वे लोग जो भागने में अच्छे होते हैं और अपनी इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करके दरवाजे के उस पार जा सकते हैं। चक बताता है कि उस दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा मेज़ है जिससे अब तक कोई पार नहीं कर सका है। यहाँ मेज़ का मतलब है भूल भुलैया। थॉमस उत्सुकता में दरवाजे के पास जाता है, लेकिन तभी गैली उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। थॉमस जब इसका कारण पूछता है तब गैली उसे तीसरा रूल याद दिलाता है। इसी दौरान बाकी सारे लड़के भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें शांत कराने लगते हैं। तभी उनकी बातचीत रुक जाती है, क्योंकि अचानक पूरा मेज स्ट्रक्चर हिलने लगता है और रात होते ही वो बड़ा सा दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। उसी रात नए लड़के की आने की खुशी में सब लोग पार्टी करते हैं। न्यूट उसे समझाता है कि रनर्स हर सुबह मेज़ के अंदर जाते हैं ताकि उसका मैप बना सके और रात होने से पहले ही वापस आ जाते हैं। वो लोग 3 साल से एग्जिट ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी मेज़ के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आती है और न्यूट बताता है कि मेज़ हर रात बदल जाता है। अगर रनर्स दरवाज़ा बंद होने से पहले बाहर ना आए तो उन्हें पूरी रात मेज़ के अंदर ही बितानी पड़ती है, और अब तक ऐसा कोई जिंदा नहीं बचा जिसने मेज़ के अंदर पूरी रात बिताई हो, क्योंकि अंदर ग्रेवर्स नाम के मॉन्स्टर्स होते हैं जो किसी को नहीं छोड़ते। अब थॉमस भी रनर बनना चाहता है, पर न्यूट उसे कहता है कि रनर चुने जाते हैं। फिर उस रात थॉमस सपना देखता है। वो किसी अजीब सी लैब से भाग रहा होता है और एक महिला की आवाज़ बार बार कहती है, विक्ट इज़ गुड। अगली सुबह एल्बी थॉमस को उसी दीवार के पास ले जाता है जहां सभी लड़कों ने अपना नाम लिखा है। थॉमस भी अपना नाम जोड़ता है, लेकिन ध्यान देता है कि कुछ नाम काटे हुए हैं क्योंकि वो लड़के मर चुके हैं। कुछ दिन वहां बिताने के बाद थॉमस बाकी लड़कों के साथ घुल मिल गया। वो उनके काम में भी हाथ बटाता है। इसी तरह एक दिन खेत में काम करते वक्त न्यूट ने थॉमस को खाद लाने के लिए जंगल में भेजा। थॉमस जब जंगल में खाद ढूंढने जा रहा था तभी कहीं से बैन नाम का एक लड़का उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। बैन एक रनर था। वो गुस्से में बौखलाया हुआ थॉमस को घूरे जा रहा था।
उसकी आंखें गहरी काली पड़ चुकी थी। अचानक उसने थॉमस पर हमला कर दिया। वो लगातार थॉमस से एक ही बात बोले जा रहा था कि ये सब थॉमस का क्या कर रहा है। ये कहता हुआ बेन थॉमस को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन समय रहते बाकी लड़के वहां पहुंच गए और उन्होंने बेन को धर दबोचा। उन्होंने जब बेन की टी शर्ट उठाई तो उन्होंने देखा कि बेन के पेट पर एक गहरा काला जख्म का निशान है। वो निशान ग्रीवर के डंक का था। उसे देखकर वे समझ चुके थे कि मेज में बेन का पाला ग्रीवर से पड़ा था और ग्रीवर ने ही उसे डंक मार दिया। उसके डंक का इन्फेक्शन तेजी से बेन के शरीर में फैलता जा रहा था। ग्रीवर का डंक इतना खतरनाक होता है कि उससे इन्फेक्टेड इंसान धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो देता है और काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो जाता है और वो दूसरों को भी इन्फेक्ट करने लगता है। ग्रीवर का दिन के समय बेन पर हमला करना उनके लिए अजीब था, क्योंकि ग्रीवर तो बस रात में ही निकलते थे। हालांकि उस वक्त इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और वे सब बेन के रूप में इस मुसीबत को ठिकाने लगाने में जुट गए। दिन ढलने से ठीक पहले बेन को मेज के दरवाजे पर लाया गया, जहां पर ग्लेड के सारे लड़के अपने लाठी डंडों के साथ मौजूद थे। वहां पर उन रनर्स का लीडर मियो भी था। मियो ने बेन को खाने पीने का कुछ सामान देकर मेज के अंदर जाने के लिए कहा। बेन उनके आगे गिड़गिड़ाने लगा कि वे उसे मेज के अंदर ना भेजे, लेकिन इतने में ही मेज का दरवाज़ा बंद होने लगता है, जिसके बाद ग्लेड के बाकी लोग अपने डंडों के सहारे बेन को मेज के अंदर धकेल देते हैं। बेन के मेज के अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। मतलब साफ था कि बेन अब कभी वापस नहीं लौटेगा। बदकिस्मती से उनके पास ग्रीवर के डंक का कोई इलाज नहीं था, इसीलिए वे बाकियों की सुरक्षा के लिए मजबूरन इन्फेक्टेड लोगों को मेज के अंदर मरने के लिए भेज देते हैं। ये थॉमस के लिए दिल दहला देने वाली घटना थी। फिर उसी रात जब थॉमस नींद के आगोश में था तो उसे एक सपना आया, जिसमें उसने खुद को एक लैब में पाया। उसने सपने में एक लड़की को देखा और साथ ही उसने कुछ डॉक्टरों को भी देखा जो उसकी बॉडी को घेरे हुए थे। थॉमस अचानक सपने से जाग उठा। जागते ही उसने देखा कि सुबह मियो के साथ ग्लेड का लीडर एल्बी भी मेज के अंदर जा रहा था। कुछ देर बाद काम के दौरान थॉमस ने न्यूट से पूछा, एल्बी तो रनर नहीं है, फिर वो मेज के अंदर क्यों गया? इस पर न्यूट ने उसे बताया कि अब चीज़ें पहले से बदलने लगी हैं। बेन को दिन के समय ग्रीवर का डंक लगना कोई साधारण बात नहीं थी। एल्बी यही देखने गया है कि बेन को डंक आखिर कैसे लगा था। इसी तरह शाम हो गई। अब मेज का दरवाज़ा बंद होने में थोड़ा सा ही समय बचा था, लेकिन एल्बी और मियो अब तक नहीं लौटे थे। सारे लड़के दरवाजे के पास खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। तभी थॉमस ने कहा, हमें अंदर जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। इस पर गैली ने कहा, यह नियम के खिलाफ होगा। चाहे में से कोई बाहर आए या फिर ना आए, हम में से कोई भी अंदर नहीं जाएगा। इतने में ही मेज का दरवाज़ा बंद होने लगता है। तभी उन्हें मियो और एल्बी उनकी ओर भागते हुए नजर आते हैं। एल्बी बेहोश था और मियो अपनी पूरी ताकत से उसे खींचकर बाहर की ओर लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दी उसकी हिम्मत जवाब दे गई। अब दरवाज़ा बंद होने में बस चंद सेकंड बचे थे। तभी थॉमस बिना कुछ सोचे उनकी मदद के लिए मेज के अंदर घुस गया और इसी के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। थॉमस जब एल्बी के पास गया तो देखा कि एल्बी डंक का शिकार हो चुका था। मियो ने उसे बताया कि डंक लगने के बाद एल्बी बेकाबू हो गया, इसलिए उसे एल्बी को मारकर बेहोश करना पड़ा। इन्हीं बातों के बीच उन्हें ग्रीवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। उसे सुनकर वे एल्बी को लेकर वहां से भागने लगे, लेकिन वे बेहोश एल्बी को उठाकर ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सके। इसलिए वे एल्बी की सुरक्षा के लिए उसे दीवार में लगी बेलों के सहारे दीवार के ऊपर लटकाने लगे। तभी एक दरवाजे के पीछे से निकलकर एक ग्रीवर उनकी ओर बढ़ने लगा। उसे देखकर मियो तो वहां से घबराकर भाग गया, लेकिन थॉमस ने भागने से पहले बेलों को किसी तरह तने से बांध दिया और ग्रीवर से छुपते छुपाते वहां से भाग गया। वो अभी थोड़ा दूर ही गया था कि तभी ऊपर से उसके कंधे पर कोई चिपचिपा तरल पदार्थ गिर गया। थॉमस ने जब ऊपर देखा तो ग्रीवर वहां पर लटका हुआ उस पर गुर्रा रहा था। ग्रीवर एक बायोमैकेनिकल जीव था, जिसके पैर तो मशीन थे पर उसका शरीर जीवित मांसपेशियों से बना था। अगले ही पल उस ग्रीवर ने थॉमस पर हमला कर दिया, लेकिन थॉमस किसी तरह उससे चकमा देकर वहां से भाग निकला। रास्ते में मियो उसे मिल गया। उसी पल मेज के वो रास्ते बदलने लगे। ये देखकर मियो जल्दी थॉमस को लेकर सुरक्षित रास्ते की ओर भागने लगा। आगे चलकर उस रास्ते की दीवार आपस में जुड़ने लगी। मियो तो उस रास्ते से बाहर निकल गया, लेकिन थॉमस वहीं रुककर उस ग्रीवर का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। वो उसे अपने पीछे भगाता हुआ मेज की उस जुड़ती हुई दीवार के बीच ले आया। थॉमस तो फुर्ती से उस दीवार को पार कर गया, लेकिन ग्रीवर का बड़ा शरीर दीवार के बीच पिचक गया। अगली सुबह जब मेज का दरवाज़ा खुला
तो ग्लेड के बाकी सदस्य उन तीनों को मेज से जिंदा बाहर आते देखकर हैरान रह गए। मियो ने बाकियों को बताया कि कैसे उनका पाला एक ग्रीवर से पड़ा था, लेकिन थॉमस ने अपनी होशियारी से उसे मार दिया। ये जानकर सारे लड़के अचंभित रह गए। वहीं गैली थॉमस के नियम तोड़ने को लेकर उस पर भड़का हुआ था, लेकिन बाकी लड़कों की नज़र में थॉमस ने बहादुरी का काम किया था, जिसे देखते हुए सभी ने उसे रनर बनाने का फैसला किया। इन्हीं सब बातों के बीच उन्हें लिफ्ट के ऊपर आने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनकर वे सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से बॉक्स के आने में अभी वक्त था। वे सब लोग दौड़कर अंदर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। इस बार कोई भी सप्लाईज नहीं है, बल्कि एक बेहोश लड़की पड़ी है। थॉमस जब उसका चेहरा देखता है तो उसे याद आता है कि इसे तो उसने अपने सपने में देखा था। उसके हाथ में एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था शी इज़ द लास्ट वन एवर, यानी कि ये आखिरी है। अचानक लड़की जागती है, थॉमस का नाम लेती है और फिर से बेहोश हो जाती है। वे उसे फौरन एक हट में ले जाते हैं। थॉमस सबको समझाता है कि अब उन्हें पता है कि मेज़ के अंदर जिंदा कैसे रहा जाता है, तो वो चाहता है कि वे लोग वापस मेज़ के अंदर जाए और रास्ता ढूंढने की कोशिश करे। मियो 3 और रनर्स को भी राजी कर लेता है और वे सब मिलकर मेज़ के अंदर दौड़ पड़ते हैं। अंदर जाकर उन्हें वही ग्रीवर मिलता है जो दीवारों के बीच कुचलकर मर गया था। फिर पूरी टीम मिलकर ग्रीवर का एक मैकेनिकल पैर निकाल लेती है और उसके अंदर से एक अजीब सा बीपिंग डिवाइस मिलता है, जिसे वो ग्लेड में वापस ले आते हैं। उस डिवाइस को ध्यान से देखने पर उस पर VCKD लिखा हुआ मिलता है। यही लेटर्स उनके सप्लाईज पर भी होते हैं। सब लोग समझ जाते हैं कि जिन्होंने उन्हें यहाँ पर भेजा है उसी ने ग्रीवर्स को भी बनाया है। इसके बाद मियो उसे एक हट में ले जाता है, जहाँ वो अपने सारे मैप्स और मेज का पूरा मॉडल रखता है। वो बताता है कि उसने मेज के हर वेरिएशन को मैप कर लिया है और अब देखने लायक कुछ भी नहीं बचा, यानी कि इस मेज का कोई भी एग्जिट नहीं है और वो चारों तरफ से बंद है। लेकिन अब उनके पास ये डिवाइस है। वो सोचता है कि शायद मेज के आउटर सेक्शंस में उनका चांस बेहतर होगा। मेज हर रात बदलता है और एक नया सेक्शन खुलता है और वो सेक्शन हमेशा 1 से 8 के सेम ऑर्डर में खुलते हैं। ग्रीवर वाले डिवाइस पर 7 लिखा था। ये देखकर सब मान लेते हैं कि ग्रीवर इसी सेक्शन से आते हैं। उसी समय वो लड़की जाग जाती है और सीधा वॉच टावर पर चढ़कर छुप जाती है। वो नीचे आने से मना कर देती है और चीज़ें फेंक कर सबको दूर रखती हैं, लेकिन जैसे ही थॉमस को देखती है वो शांत हो जाती है। थॉमस ऊपर चढ़ता है तो वो लड़की हाथ में चाकू पकड़कर खड़ी होती है। उसे अपने नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं होता। वो थॉमस को अपना नाम थेरेसा बताती है। थॉमस उसे सारी स्थिति समझाता है और बदले में थेरेसा बताती है कि उसके पास एक ही याद है जो थॉमस के सपनों से मिलती जुलती है। थेरेसा ये भी दिखाती है कि उसकी पॉकेट में 2 ट्यूब्स हैं, नीले लिक्विड वाली, जिन पर WCKD लिखा है। तभी थॉमस को समझ आता है कि WCKD दरअसल विक्ड है, क्योंकि उसे अपने सपनों में आवाज़ आती थी विक्ड इज़ गुड। थॉमस सोचता है कि ये ब्लू सीरम एल्बी को इंजेक्ट कर देना चाहिए। जैसे ही वे लोग एल्बी में इसे इंजेक्ट करने वाले होते हैं तभी एल्बी डरकर पागल हो जाता है और बार बार कहता है तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बाकी लड़के उसे पकड़कर रोकते हैं और थेरेसा उस सीरम को इंजेक्ट कर देती है, जिससे एल्बी तुरंत बेहोश हो जाता है। इसके बाद गैली थॉमस को रात भर उस पिट में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद चक चोरी छुपे वहाँ पर आता है और थॉमस को खाना देता है। सुबह होते ही मियो और थॉमस दरवाज़ा खुलते ही मेज़ में घुस जाते हैं। मियो रास्ता दिखाता है और दोनों कई सारे सेक्शंस पार करते हुए आखिरकार 7वें सेक्शन तक पहुंच जाते हैं, जो अभी हफ्ते भर बाद खुलना था। वहां उन्हें बैन के कपड़े मिलते हैं। इसका मतलब ग्रीवर उसे घसीटकर यहाँ लाया था। तभी डिवाइस अजीब सी आवाज़ करने लगता है और थॉमस समझ जाता है कि ये उसे रास्ता दिखा रहा है। जिस दिशा में आवाज़ तेज़ होती है वो उसी तरफ बढ़ते जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जिसे मियो ने भी अभी तक नहीं देखा था। एक लंबा सा पुल, नीचे गहरी खाई और सामने एक दीवार। उस दीवार को छूते ही डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और एक हिडन दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर एक लंबी सुरंग होती है जो ग्रीवर के चिपचिपे ग्लू से भरी हुई होती है। अचानक एक तेज लाइट उन्हें स्कैन करती है और अलार्म बजने लगता है और सुरंग अपने आप बंद होना शुरू हो जाती है। मियो और थॉमस बिना समय गवाए दौड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही वो सेक्शन 7 से बाहर आने वाले होते हैं, ज़मीन अचानक फट जाती है और दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिरने लगता है। उससे बचकर वे अपनी पूरी स्पीड से भाग रहे होते हैं और मेज चारों तरफ से बदलता जा रहा होता है। मूविंग दीवारों और कई सारे ट्रैप्स को डॉज करते हुए आखिर में उन्हें मजबूरी में बंद होती दीवार के बीच से रेंग कर निकलना पड़ता है
और वो लोग बिल्कुल आखिरी सेकंड पर बचकर बाहर आ जाते हैं। और कुछ देर बाद थॉमस और मियो वापस ग्लैड पहुंचते हैं और सबको बताते हैं कि उन्हें एग्जिट मिल गया है। लेकिन गैली टेंशन में है, उसे लगता है कि ये किसी तरह का ट्रैप भी हो सकता है। सबकी बहस चली रही होती है कि तभी थ्रिसा आकर बताती है कि एल्बी होश में आ गया है। सब लोग जाकर देखते हैं और एल्बी कहता है कि हम बाहर नहीं जा सकते। उसे सब याद आ गया होता है। वो थॉमस को देखकर कहता है कि थॉमस हमेशा से उसका फेवरेट था और उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ भेजने की क्या ज़रूरत थी। इसी बीच उन्हें एक और शॉक मिलता है। मेज़ का दरवाज़ा आज बंद नहीं हुआ, उल्टा 3 नए दरवाजे खुल जाते हैं। थॉमस कोई प्लान बनाने की कोशिश करता पर उसके पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि ग्रीवर्स मेज़ से बाहर आने लगते हैं। सब लड़के डरकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं और पीछे से कुछ लड़कों को ग्रीवर्स मारते जा रहे थे। कुछ लड़के, जिनमें गैली भी शामिल था, बॉक्स में छुपकर उसे बंद कर लेते हैं। एक लड़का बाहर से हेल्प मांगता है तो ग्रीवर उसे भी सुनकर उठा ले जाता है। थॉमस भी तुरंत सभी को लेकर काउंसिल हॉल में छुप गया, लेकिन जल्दी ही एक ग्रीवर ने उसे ढूंढ लिया। उस ग्रीवर ने चक को अपने शिकंजे में कस लिया और उस पर अपनी मशीनी डंक से हमला करने ही वाला था कि तभी एल्बी ने चाकू मारकर उसका डंक तोड़ डाला, जिससे ग्रीवर ने चक को छोड़ दिया। लेकिन उस ग्रीवर ने एल्बी पर हमला कर दिया और उसे लेकर भाग गया। उसके जाते ही जब वे सब बाहर आए तो देखा कि सभी ग्रीवर वहां से जा चुके थे, लेकिन उनके ज्यादातर साथियों को ग्रीवर ने मार दिया था। इतने में ही गैली गुस्से में वहां आया और थॉमस को एक मुक्का मार दिया। उसने थॉमस को चिल्लाकर कहा, तुम्हारे यहाँ आने के बाद ही ग्लैड में मुसीबतों का सिलसिला शुरू हुआ है। अब तो एल्बी ने भी बोल दिया कि तुम उन लोगों के साथ मिले हुए हो जिन्होंने हमें यहाँ पर कैद कर रखा है। गैली की बातों से अब थॉमस को खुद पर शक होने लगा। अपनी हकीकत जानने के लिए उसके पास बस एक ही रास्ता था। उसे पता था कि जिन लोगों को ग्रीवर डंक मारता है उसे अपने बीते कल की कुछ बातें याद आ जाती है। यही सोचकर उसने भी अपने पैर में ग्रीवर का वो डंक घुसा लिया जिसे एल्बी ने तोड़ा था। डंक लगते ही वो बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से टेरेसा के पास एक इंजेक्शन बचा हुआ था जिससे उसने थॉमस की जान बचा ली। अगली सुबह जब थॉमस की आंख खुली तो उसने खुद को और टेरेसा को एक पिंजरे में बंद पाया। पिंजरे के बाहर न्यूट, मियो और चक भी मौजूद थे। न्यूट ने थॉमस को बताया कि गैली ने ग्लैड का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। वो बाकी लड़कों को यह कहकर तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है कि जिन्होंने हमें यहाँ पर कैद किया तुम उनसे मिले हुए हो। इस पर थॉमस उनसे कहता है कि वैसे गैली कुछ हद तक सही है। असल में ये मेज एक टेस्ट लैब है। इसके पीछे कौन है ये तो मुझे याद नहीं, पर वे लोग बचपन से ही हमें ऐसे अलग अलग टेस्ट देते आ रहे हैं। वे हमें चैलेंज देकर हम पर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मुझे याद है कि मैं और टेरेसा इस बार उनके साथ इस मेज वाले एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं थे, बल्कि हम दोनों इस एक्सपेरिमेंट में उनके साथ काम कर रहे थे। वे लोग हर महीने एक के बाद एक लड़कों को यहाँ पर भेजते थे। मैं सालों से तुम लोगों पर नजर रखता आ रहा हूँ। ये सुनकर टेरेसा ने पूछा, अगर हम उनके लिए काम कर रहे थे तो उन्होंने हमें यहाँ पर क्यों भेजा? हालांकि इस सवाल का जवाब थॉमस के पास नहीं था। वो अब खुद को उन लोगों का गुनहगार मानने लगा था। इस पर न्यूट ने उसे समझाया कि तुमने पहले जो भी किया हो वो मायने नहीं रखता, क्योंकि अब तुम हमारी मदद कर रहे हो, इसलिए हम सब तुम्हारे साथ है। न्यूट की बातों ने थॉमस के मन में आत्मविश्वास भर दिया। उन्होंने वहां से बाहर निकलने का ठान लिया। कुछ देर बाद गैली और उसके साथी थॉमस और टेरेसा को मेज के दरवाजे के सामने ले आए। गैली दरवाजे पर से अपने साथियों के नाम काट रहा होता है। कुछ लड़के थॉमस को मेज में धकेलने से हिचकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि थॉमस सच में एग्जिट जानता होगा। थॉमस इस कंफ्यूजन का फायदा उठाता है। मीनो अपनी ब्लेड से गैली को रोके रखता है और थॉमस अनाउंस करता है कि वो अपनी छोटी टीम लेकर मेज में जा रहा है और जो चाहे उनके साथ आ सकता है। गैली उसे पागल कहता है, लेकिन आधे लड़के उसके साथ मेज में कूद जाते हैं। बहुत दौड़ भाग के बाद ग्रुप सेक्शन 7 तक पहुंचता है, जहां टनल के सामने एक ग्रेवियर पहरा दे रहा होता है। सभी एक साथ ब्रिज पर दौड़ते हुए जाते हैं और उस ग्रीवर को चारों तरफ से घेर कर ब्लेड से हमला कर देते हैं। वे लोग ग्रीवर को पीछे धकेलते रहते हैं, उसके हमलों को डॉज करते हुए। लड़ाई के दौरान डिवाइस टेरेसा के हाथ से उछलकर दूर चला जाता है। चक तुरंत डिवाइस लेने भागता है और ब्रिज के किनारे पर पहुंच जाता है, जहां उसे दूसरा ग्रेवियर ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। टेरेसा जल्दी से उसे पकड़कर पीछे खींच लेती है। लड़के पूरी ताकत से ग्रेवियर को धक्का देते रहते हैं और आखिरकार उसे नीचे गिरा देते हैं, लेकिन तभी ब्रिज पर 2 और ग्रेवियर्स आ जाते हैं। वे सभी लगातार उन्हें रोकते हुए और अपने साथियों को खोते हुए लड़ते रहते हैं, जबकि टेरेसा और चक डिवाइस लेकर दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और उसे एक्टिवेट करके टनल खोल देते हैं।
दोनों अंदर दौड़ते हैं और एक और दरवाजा पाते हैं जो 8 अंकों के कोड के बिना नहीं खुलता। थॉमस सोचता है कि हो सकता है ये नंबर मेज के सभी सेक्शंस का खुलने का सही क्रम हो। थॉमस मियो से पूछता है कि 8 सेक्शन हर रोज किस सीक्वेंस में खुलते हैं। इस पर मियो उसे बताता है कि शुरुआत सेक्शन 7 से होती है। फिर जैसे जैसे मियो बताता गया वैसे वैसे टेरेसा इन नंबर्स को डालती गई। जब इन नंबर्स के सीक्वेंस को पासवर्ड में एंटर किया गया तो खुशकिस्मती से दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के खुलते ही मेज के सारे दरवाजे बंद हो गए, जिससे कुचलकर कई सारे ग्रेवर्स मारे गए। हालांकि इस लड़ाई में थॉमस ने भी अपने कुछ साथी खो दिए थे, लेकिन उनकी कुर्बानी से थॉमस और बाकी बचे लोगों को आगे जाने का रास्ता मिल गया। उस दरवाजे के बाहर निकलते ही उन्हें एक लंबी सुरंग मिली। वे सभी उस सुरंग में आगे बढ़ने लगे। आगे चलकर उन्हें एग्जिट डोर दिखा। वे उस डोर को खोलकर अंदर गए तो अंदर का दृश्य देखकर उन सबका दिल दहल उठा। उन्होंने देखा कि अंदर हर जगह कई डॉक्टर और कुछ हथियारबंद लोगों की लाशें पड़ी हुई है। वो एक लेबोरेटरी थी जो अब तहस नहस हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि वहाँ मौजूद कंप्यूटर से मेज के अंदर उन पर नज़र रखी जाती थी। वहीं थॉमस ने जब एक फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अपनी उंगली रखी तो वहाँ स्क्रीन पर एक रिकॉर्डेड वीडियो शुरू हो गया। उस वीडियो में मौजूद औरत ने बताया कि उसका नाम एवा पेज है और वो WCKD यानी कि विकेट की डायरेक्टर हैं। ये वीडियो उसने उन लोगों के लिए बनाया है जो इस मेज से बाहर निकलकर यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए। यानी डॉक्टर का ये वीडियो मैसेज अब थॉमस और उसके साथियों के लिए था। मैसेज में डॉक्टर ने उनसे कहा कि हमने आपके साथ जो भी किया उसके पीछे हमारा एक मकसद था। आप लोग भूल चुके हैं, लेकिन आज से 15 साल पहले सूरज से निकली घातक किरणों ने पूरी पृथ्वी को आग में झुलसा रखा था, जिससे पृथ्वी पर मौजूद सारे जंगल, गांव और शहर तबाह हो गए थे और उसमें करोड़ों लोग जलकर मारे गए थे। लेकिन उस तबाही के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा भयानक था। धरती के गर्म वातावरण से एक खतरनाक वायरस का जन्म हुआ जिसे हमने फेयर वायरस का नाम दिया। ये वायरस दिमाग पर असर करता है और मरीजों को काफी हिंसक बना देता है। डॉक्टर ने आगे बताया कि काफी समय तक तो हमें इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं मिला था, लेकिन फिर हमने देखा कि हमारी नई जनरेशन यानी कि तुम जैसे कुछ बच्चे इस वायरस से इम्यून थे। हमारा ये जानना जरूरी था कि वो क्या चीज़ है जो तुम्हें इम्यून बनाती है, और इसी का पता लगाने के लिए हमने तुम्हारे मुश्किल टेस्ट लिए, तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों से गुजारा। दुर्भाग्य से इस एक्सपेरिमेंट में कई बच्चों की बलि चढ़ गई, जिस वजह से कुछ लोगों को हमारे ये एक्सपेरिमेंट्स खटकने लगे और उन्होंने हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी। बदकिस्मती से अब वे हम तक पहुंच चुके हैं। इन्हीं बातों के दौरान थॉमस और उसके साथियों ने वीडियो में देखा कि कुछ हथियारबंद लोगों ने लैब पर हमला कर दिया है और उन्हें देखकर डॉक्टर ने खुद को गोली मार दी। वो मैसेज देखकर थॉमस और उसके साथियों को गहरा सदमा लगा। उसी पल उनके सामने बाहरी दुनिया का दरवाजा खुल गया। वे सभी उस दरवाजे की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से गैली ने वहां पर आकर थॉमस पर अपनी बंदूक तान दी। गैली थॉमस और उनके साथियों का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुका था, लेकिन उसे ग्रीवर का डंक लग चुका था, जिससे उसने अपने सोचने और समझने की क्षमता खो दी थी। उसने थॉमस पर गोली चला दी, लेकिन तभी चक ने वो गोली अपने सीने में ले ली। ये देखकर मियो ने गैली की छाती पर भाला मार दिया, जिससे गैली मारा गया। उसी पल चक ने भी अपना दम तोड़ दिया। उसकी मौत से थॉमस फूट फूट कर रोने लगा। इतने में ही बाहर से कुछ मास्क पहने हथियारबंद लोग वहां आ गए। ये वही लोग थे जिन्होंने लैब पर हमला किया था। वे लोग थॉमस और उनके साथियों को एक हेलीकॉप्टर में लेकर वहां से रवाना हो गए। उसी पल उन्होंने ऊपर से मेज का वो विशाल स्ट्रक्चर देखा जिसमें वे लोग इतने समय से रह रहे थे। तभी उनमें से एक नकाबपोश ने अपना नकाब उतारा और उनसे कहा कि घबराओ मत, अब तुम सब लोग सुरक्षित हो। इसी के साथ वे लोग आगे बढ़ गए, जहां उन्होंने बाहरी दुनिया का दिल दहला देने वाला मंजर देखा। अब दुनिया बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी थी। उनके वहां से जाते ही लेबोरेटरी में डॉक्टर एवा उठकर अपने जख्म साफ करती हुई दिखाई देती है। दरअसल लेबोरेटरी में हमलावरों का आना और डॉक्टर को मारना वो सब विकेट की एक चाल थी। डॉक्टर एवा ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि थॉमस और उसके साथी हमारे जाल में फंस चुके हैं। मेज का पहला ट्रायल तो सफल हुआ, अब बारी है उन्हें फेज 2 में भेजने की। डॉक्टर के इस षड्यंत्र से बेखबर थॉमस और उसके साथी अनजाने में एक और नई मुसीबत की ओर बढ़ रहे थे। इसी के साथ मेज द रनर पार्ट 1 खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है मेज द रनर पार्ट 2, जिसमें उन लोगों को ऐसी एक और मुश्किल परीक्षा देनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो कमेंट में बताएं, और उस पार्ट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।